वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हंटिंग एंड गैदरिंग और पैस्टोरलिज्म, जिसमें दो पार्ट थे, नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप पहले उन दोनों वीडियो को देखें और देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और नोमैडिक हर्डिंग के बीच के डिफरेंसेस को किया था और हमने कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के बारे में क्या बताया था कि वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइज होता है। मोस्ट ऑफ द डेवलप नेशन के द्वारा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती है। लेकिन अगर हम कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अगर हम लोग एरियाज़ की बात करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। लेकिन प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है कि हमने कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के एरियाज़ को हमने वहाँ पे शेयर नहीं किया था। आप इस एरियाज़ को आप यहाँ पे एक बार देख लें। अगर आप इस फिगर 5.6 में एरियाज़ ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को देखें तो आपको इसमें 6 मेजर आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका के, अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा अगर इसे जूम करूं, नॉर्थ अमेरिका के आप इस वेस्टर्न वाले पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें कनाडा का पार्ट, यूएसए का पार्ट और मैक्सिको वाले पार्ट यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के वेस्टर्न वाले पार्ट में कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग किया जाता है। अगर आप साउथ अमेरिका में देखें तो साउथ अमेरिका में आप अगर इस पार्ट को देखें, ये नॉर्थ से साउथ की ओर एक पूरा हमें एक बेल्ट दिखता है साउथ अमेरिका में। तो जनरली नॉर्थ से शुरू करते हुए अगर देखें तो यहाँ पे ब्राज़ील देख सकते हैं आप यहाँ पे यूरुग्वे देख सकते हैं, अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट में, और कुछ पार्ट आप यहाँ पे चिली का भी देख सकते हैं जहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देखा जाता है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सदर्न अफ्रीका का जो मेन जो पार्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका का पार्ट, साउथ अफ्रीका देख सकते हैं आप, नामीब का कुछ पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट में, सदर्न पार्ट में भी कुछ एरियाज हमें यहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का दिखता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग फ्रॉम सेंट्रल यूरेशिया। तो सेंट्रल यूरेशिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एशिया और यूरोप का जो सेंट्रल वाला पार्ट, जिसमें एशिया का बड़ा पार्ट यहाँ पे कवर होता है, आप यहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर सदर्न हेमिस्फीयर से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लगभग जो बहुत बड़ा जो एक वास्ट इंटीरियर एरिया है, एज वेल एज कोस्टल एरिया, और न्यूजीलैंड के पूरे कोस्टल एरियाज में हमें कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, जो एक प्रॉफिटेबल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस है, पैस्टोरलिज्म का एक प्रकार है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो चूंकि ये बातें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करनी थी बट बाय मिस्टेक वहाँ पे डिस्कस हो नहीं पाया, तो आप इन पॉइंट्स को अपने प्रीवियस वीडियो के साथ ही इस वीडियो को देखते हुए आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम आज के अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, अभी तक हमने क्या बताया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने दो मेजर एक्टिविटीज़ को किया। एक था हंटिंग एंड गैदरिंग, जो ह्यूमन की सबसे नॉन अर्लीस्ट एक्टिविटी मानी जाती है, एंड द सेकेंड वन इज पैस्टोरलिज्म। लेकिन इन दोनों एक्टिविटीज़ को जब हमने डिस्कस किया, पढ़ा, तो उसमें कौन सी बातें सामने आई कि हंटिंग गैदरिंग हो या पैस्टोरलिज्म हो, ये दोनों एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, एक अनसिक्योर्ड एक्टिविटी है, जिसका प्रेजेंट बेहतर हो लेकिन फ्यूचर में उसमें किसी प्रकार की बेहतरी की संभावनाएं कम दिखती है। इसलिए हमने गैदरिंग में भी क्या बताया था कि गैदरिंग प्रोडक्ट्स को या गैदर्ड प्रोडक्ट्स को बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो गैदरिंग मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी वैल्यू को धीरे धीरे करके खोता जा रहा है। लेकिन पैस्टोरलिज्म में हमने क्या बताया था कि पैस्टोरल कम्युनिटी को अब एक जगह धीरे धीरे करके बसाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्री के इम्पोजिशन के कारण एक जगह से लेकर दूसरे जगह नोमैडिक हर्डिंग करना या अपने एनिमल्स के साथ मूव करना
मॉडर्न टाइम में अब उतना ईजियर टास्क नहीं रहा, उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे उसमें ख़राब परिस्थितियां भी कई बार वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कई बार वहाँ पे क्या बताया गया कि या वहाँ पे हमने क्या बताया कि अब उन्हें परमानेंट सेटलमेंट के प्रोसेस से जोड़ा जा रहा है, एक जगह उन्हें ज़मीन देकर और कोई परमानेंट रोजगार के साधनों से लेस करके उन्हें कोई परमानेंट एक्टिविटी ऑप्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और उसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो परमानेंट एक्टिविटी है हम उसे ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, या उसे ही कृषि करना कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब क्या, एग्रीकल्चर का मतलब है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। मैं एग्रीकल्चर के डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ physical and socio-economic conditions which gives rise to different types of agricultural system। एग्रीकल्चर का जो डेफिनेशन बताया उसके बाद एग्रीकल्चर में कौन सी बातें बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर किन किन फैक्टर्स पे अलग अलग इकोसिस्टम में, अलग अलग जोग्राफिकल सेटअप में जो फिजिकल फैक्टर्स है और वहाँ के ह्यूमन बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से प्रभावित होता है। तो एग्रीकल्चर पे दो मेजर फैक्टर्स का असर देखा जाता है अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एग्रीकल्चर के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो। फर्स्ट थिंग इज फिजिकल फैक्टर कि उस जगह का फिजिकल फीचर कैसा है, प्लेटू, प्लेन, माउंटेनियस एरिया है ना, वहाँ पे है, उसका नेचर कैसा है, क्या वहाँ पे वैसा कल्टिवेटेड लैंड है, क्या वैसा प्लेन स्ट्रक्चर है। ये अलग अलग फूड से अलग अलग फसलों के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार का एक ग्रोइंग जोग्राफी चाहिए, किस प्रकार का उसे फिजिकल फीचर या उस जगह रहने वाले ह्यूमन का क्या सोशियो कल्चरल स्टेटस है, जिसके आधार पे एग्रीकल्चर डिसाइड अलग अलग रीजन में वर्ल्ड में होता है। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मेथड्स ऑफ फार्मिंग के आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक रेज्ड। द फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। मेथड्स ऑफ फार्मिंग के आधार पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के आधार पे जो उगाया जाता है और लाइव स्टॉक रियरिंग के आधार पे हम एग्रीकल्चर को दो मेजर पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक को कहते हैं कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर। और सब्सिस्टेंस की बात करें और कमर्शियलाइज की बात करें, ये दोनों डिफरेंस या ये दोनों क्राइटेरिया इसके पहले भी पैस्टोरलिज्म में आया था। तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो अपने कंजम्पशन के लिए होता है, जो अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट को बस पूरी करने के लिए होता है, हम उसे ही सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन in which the farming areas consume all or nearly so of the products locally grown, जो locally grow किया जाता है और अपने कंजम्पशन के लिए वो फोकस्ड ज़्यादा होता है। It can be grouped in two categories। हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी अगेन दो मेजर कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड द अनदर वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब देखिए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी हम यहाँ पे दो मेजर पार्ट में क्या करते हैं या दो मेजर पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड द अनदर वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म है। प्रीमिटिव का मतलब होता है कि ह्यूमन अपने सिविलाइजेशन के अर्लीस्ट फेज में जिस प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी, जिस प्रीमिटिव टूल्स, जिस प्रीमिटिव एपरेटिस के माध्यम से अपने एग्रीकल्चरल वर्क को कंटिन्यू किया या उसने किया था, जिसमें उसका उद्देश्य सिर्फ अपने
और अपने फैमिली के मेंबर्स का ही पेट भरने तक ही सीमित था, उसके पीछे किसी प्रकार का सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था या सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, हम उसे ही प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी का दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग कई बार कई रीजन स्पेसिफिक में हम इसे झूमिंग भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, और कई बार इसे बुश फैलो एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अभी करेंगे डिटेल में इसके माइनट्स के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स। अब देखिए ये ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में ही ये फोकस है ज़्यादा, इसीलिए ये तो ट्राइब्स के बीच में और प्रिमिटिव के बीच में एक बड़ा नज़दीकी कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन द ट्रॉपिक्स स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 मेजर कॉन्टिनेंट यहाँ पे शामिल है। फर्स्ट वन इज अफ्रीका, सेकेंड वन इज साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द थर्ड वन इज साउथ ईस्ट एशिया। झूमिंग के बारे में एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये मोस्टली ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में ही फोकस्ड है। झूमिंग एक्टिविटी ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में ही की जाती है, अदर रीजन्स में नहीं की जाती है। अब आगे कौन सी बातें लिखी हुई है झूमिंग के बारे में, यहां पे ध्यान से देखेंगे। यहां पे द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेस एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आप इस इमेज को एक बार देखिए, यहां पे आप झूमिंग को देख सकते हैं। इस इमेज में आपको एक पूरा फॉरेस्ट का एरिया दिख रहा है और आपको यहां से फायर बर्न होता हुआ दिख रहा है आपको, या फिर फायर की धुएं आपको, ये धुएं की लिपटें आपको उठते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो झूमिंग में यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जिस भी एरिया में हमें कल्टीवेट करना है, ट्राइबल कम्युनिटी या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी क्या करती है, वहाँ के पेड़ पौधों को कट करती है और कट करने के बाद उसमें आग लगा देती है। और आग लगने के बाद जब वो कम्प्लीटली जल के ख़त्म हो जाता है तो जो एशेस या फिर जो राख बच जाता है, उसी एशेस को दोबारा उस मिट्टी के साथ प्लोविंग करके मर्ज कर दिया जाता है, जो एक नेचुरल फर्टिलिटी की तरह उस मिट्टी के लिए क्या करता है, काम करता है यहाँ पे। अब आगे के स्लाइड में देखिए यहाँ पे कौन सी बात है जो झूमिंग के बारे में लिखी हुई। द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड एशेस एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं। द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल एंड कल्टीवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर लाइक झूमिंग बहुत बड़े एरिया में नहीं किया जाता, बहुत छोटे एरिया में किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को अपने प्रिमिटिव टूल्स के द्वारा कट करना पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, वो उतनी डेवलप नहीं थी वहाँ पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो कल्टीवेशन किया जाता है वो सिर्फ अपने ओन कंजम्पशन के लिए, फैमिली के ओन कंजम्पशन तक के लिए ही किया जाता है, किसी प्रकार का सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखा गया। After sometimes 3 to 5 years, the soil loses its fertility and the farmer shifts to another parts and clears other patch of the forest for cultivation। एक जगह जिस फॉरेस्ट को कट किया जाता है, फिर वहाँ पे झूमिंग प्रैक्टिस की जाती है, तो उस लैंड की एक फर्टिलिटी की एक लिमिट होती है, क्योंकि झूमिंग कल्टीवेशन में किसी प्रकार के मैन्योर, किसी प्रकार का फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जा रहा। उस जगह के पेड़ पौधों को कट करके एशेस को ही हमने एज अ फर्टिलिटी मीडियम की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो उस लैंड के नेचुरल फर्टिलिटी की एक लिमिट होती है, और यही कारण है कि 3 to 5 ईयर तक उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में झूमिंग करने के बाद झूमिंग कल्टीवेटर्स को अपने लैंड को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। द फार्मर में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। वन ऑफ द अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 4 या 5 साल तक वो एक जगह पे खेती कर रहे हैं, फिर 5 ईयर के बाद वो दूसरे पैच में क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरे पैच में उन्होंने 5 ईयर तक खेती करी, फिर वो पहले वाले पैचेस में 5 ईयर के बाद वापस लौटते हैं। तो पहले वाले पैचेस में 5 ईयर के बाद वापस लौटने के बाद
प्रीवियस पैचेस में क्या होता है, दोबारा जंगल ग्रो कर जाते हैं, वहाँ की फर्टिलिटी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा अगेन रिन्यू हो जाती है और फिर वहाँ पे कट करके उसी सेम प्रोसेस को झूमिंग कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन इसके भी अपने एनवायरमेंटल और इसके भी अपने अदर प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स भी हैं, या आप बोल सकते रीजन्स भी हैं। क्या क्या है? वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट the cycle of jhum becomes less and less due to loss of fertility in different parcels। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह 4 to 5 ईयर के बाद झूम कल्टीवेटर्स का जो झूमिंग लैंड है वो शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम दोबारा उस लैंड पे एक सर्टेन टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद वापस लौटते हैं, उसकी फर्टिलिटी उस प्रीवियस लेवल के फर्टिलिटी के तुलना में रिकवर अपने आप को नहीं कर पाती है। तो धीरे धीरे करके जितने भी झूमिंग पैचेस होते हैं, लैंड होते हैं, वो एक साइकिल में कम होता जाता। अगर हम 5 एरियाज में 5 ईयर के बाद झूमिंग करते हुए जा रहे हैं और अगेन 10 या 15 ईयर के बाद अपने प्रीवियस झूमिंग लैंड पे आते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल की नेचुरल फर्टिलिटी जैसी पहले थी वो दोबारा वहाँ पर रिकवर नहीं हो पाती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जिस नेचुरल लेवल की फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट लैंड से होती है, वो फर्टिलिटी धीरे धीरे करके वहाँ पे ख़त्म होती चली जाती है और इसका असर उस झूमिंग प्रोडक्शन पे देखा जाता है, जो खुद अपने आप में एक अनसिक्योर्ड है ना, सरप्लस नहीं है, लेकिन इस लेस नेचुरल फर्टिलिटी के कारण वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और भी कम होती चली जाती है। अब आप इसे एक इस इमेज के द्वारा आप झूमिंग के साइकिल को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यू साइट को चूज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस इमेज से, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, स्लैश किया जा रहा है और फिर उसे क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे स्लैश किया गया, कट किया गया यहाँ पे, और आप इस एरो पे ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है ना। तो चूज न्यू साइट, उसके बाद स्लैशिंग किया गया, फिर वहाँ पे क्या किया गया, बर्निंग किया गया। और बर्न के बाद जो यहाँ पे एशेस आ रहे हैं, देखिए बर्न के बाद जो यहाँ पे एशेस जमा हो रहे हैं, उसी ऐश को यहाँ पे कल्टीवेटर क्या करते हैं, कल्टीवेशन के साथ या कल्टीवेशन करते हुए मिट्टी के साथ उसे क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करने के बाद जब यहाँ पे फसल ग्रो करता है तो वो उन फसलों की क्या करते हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं या उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद ये सिलसिला 3-4 साल तक आप इसी प्रोसेस को वो क्या करते हैं, 3 या 4 साल तक करते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है कि जब उस लैंड से फर्टिलिटी कम होते हुए जब प्रोडक्शन बहुत ही कम होना शुरू होता है या प्रोडक्शन गिरते जाता है, तो धीरे धीरे जो झूमिंग कल्टीवेटर्स होते हैं वो अपने झूमिंग लैंड को या किसी दूसरे जगह पे जाके इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, स्लैशिंग करना, बर्निंग करना, देन उसके बाद कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग। लेकिन इसके बाद यही प्रोसेस अगर आप देखिएगा तो इस तरीके से अगर ये ऐसा करके ये मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एरिया छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे भी कारण क्या है कि अगर आप इस जगह पे आप कट कर रहे हैं और अगर आप 10 ईयर के बाद या 15 ईयर के बाद आप दोबारा इस जगह पे पहुंचते हैं, तो इस जगह की नेचुरल फर्टिलिटी जैसे झूमिंग शुरू करने के पहले थी, है ना, अब झूमिंग कल्टीवेटर्स 5 या 10 ईयर या 15 ईयर के बाद दोबारा जब उस जगह पे आते हैं तो उस लेवल की नेचुरल फर्टिलिटी उस लैंड में अब नहीं रह जाती। इसलिए धीरे धीरे करके जो पीस ऑफ लैंड है, जो लैंड का जो पार्सल्स है, वो छोटा होता जाता है और झूमिंग कल्टीवेटर्स के सामने एक प्रकार की एक अनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाती है। अब इस झूम कल्टीवेशन के भी अलग अलग स्पेसिफिक नेम है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ज्योग्राफी में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया। ये सवाल कई बार पूछा जाता है बच्चे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस स्पेसिफिक या किस रीजनल नाम से जानते हैं। आंसर इज झूमिंग। अगर सेंट्रल अमेरिका में देखें, हम सेंट्रल अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका, और साथ ही मैक्सिको में हम इसे क्या कहते हैं, मिल्पा। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया, उससे हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। तो अब आप इन एरियाज़ को अगर देखें, जैसे मैंने क्या बताया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, देन मैक्सिको और इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर आप इस मैप में, ठीक है, अगर आप झूमिंग के इसको अगर आप देखें, एरियाज़ को देखें आप, तो
तो झूमिंग का यही 3 मेजर एरियाज अगर आप देखें वर्ल्ड के लेवल पे आपको झूमिंग स्पेशली कहाँ पे होता है, जो ट्रॉपिकल और जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं उन्हीं एरियाज में झूमिंग ज़्यादा फोकस्ड दिखता है यहाँ पे। आप देखिए इस इमेज के द्वारा वर्ल्ड मैप में यहाँ पे झूमिंग के एरियाज को दिखाएगा। क्या लिखा हुआ है कि एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में आप एक स्पेसिफिक बातें ध्यान देंगे बच्चे। यहाँ पे आप अगर नॉर्थ अमेरिका के इस पार्ट को देखिए, नॉर्थ अमेरिका के अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये भी आपका इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एरिया है। आप वेस्ट अमेजन बेसिन को आप देखें, कोलंबिया को देख सकते हैं, इक्वेटर को देख सकते हैं, और भी कुछ यहाँ पे जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन में साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज वहाँ पे झूमिंग देखा है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झूमिंग कल्टीवेशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अफ्रीका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर क्या करती है, क्रॉस करती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स अदर कॉन्टिनेंट्स की तुलना में थोड़ा सा लार्जर दिखता है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखता है। आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्मॉल एरियाज हैं आप देख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में थोड़ा सा देख सकते हैं। इंडिया के इस नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट्स को देख सकते हैं। कुछ और भी कंट्रीज़ हैं लाइक थाईलैंड, आप देख सकते हैं, थाईलैंड है, मलेशिया का पार्ट है, इसमें म्यांमार का पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुमात्रा, ये देखिए आप बोर्नियो वाले पार्ट में देख सकते हैं, कालीमंटान देख सकते हैं। ये जो पार्ट है इस एरिया को देख हम लोग क्या कहते हैं, इसे पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 मेजर अगर आप देखें कॉन्टिनेंट में दिख रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे प्रीमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग फॉर एग्जांपल झूमिंग प्रैक्टिस किया जाता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। चलिए अगर आप एग्रीकल्चर में अगर हम अपने अगले कैटेगरी की ओर बढ़ें तो एग्रीकल्चर में अगली कैटेगरी क्या है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक है आपका जो प्रीमिटिव सब्सटेंस है एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, हम यहाँ पे मॉडर्न टूल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये भी अपने ओन कंजम्पशन के लिए है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने बिहार, यूपी, आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, इन सभी एरियाज़ में जिस भी प्रकार का एग्रीकल्चर आपको जनरली दिखता है ना, उसे ही हम इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को दिखा रहा है और इसी प्रकार का जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है, जो एग्रीकल्चर की जो छवि है वो हमारे दिमाग में है, या फिर हम लोग जो गांव घर से आते हैं, आप बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सभी एरियाज का एक बहुत बड़ा भाग अगर आप देखो तो वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के तहत ही आता है। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कौन कौन से फीचर्स हैं, अब उन सभी फीचर्स को एक एक करके समझिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड, मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया कि डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे लिमिटेड साइज ऑफ फार्मिंग लैंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उसे एक पर्टिकुलर फैमिली साइज के रिक्वायरमेंट्स को, फूड रिक्वायरमेंट को, फूड नीड्स को फुलफिल करना है, इसलिए वहाँ पे सब्सटेंस एग्रीकल्चर को इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता है कि लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से हमारा प्रोडक्शन एज वेल एज हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। मॉनसून आपको पता है बच्चे एक क्लाइमेटिक फेनोमेना है जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के एक बहुत बड़े भाग को अपने यूनिटरी फीचर के द्वारा उसे क्या करता है, प्रभावित करता है, वहाँ पे एक प्रकार का इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो आप अगर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया या अगर मानसून एशिया की बात करें तो मानसून एशिया के आप इस वाले पार्ट को देख सकते हैं बच्चे, ये जो पार्ट मैं पूरा कवर कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ ये पूरा एरिया ही क्या कहलाता है, मानसून एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मानसून एशिया। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया हम इसे मानसून एशिया भी कई बार
कहते हैं। मॉनसून एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉनसून यहाँ पे अपने क्लाइमेटिक फिनोमिना के द्वारा ऑलमोस्ट सेम प्रकार के क्लाइमेटिक यूनिफॉर्म कंडीशंस को क्या करता है, वो क्रिएट करता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग को भी हम यहाँ पे फिर दो बड़े बड़े भाग में या दो मेजर पार्ट्स में यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और उसका कैटेगराइजेशन दो आधार पे होगा। अगर हम एक बिहार का एग्जाम्पल देखें और एक पंजाब का एग्जाम्पल देखें तो दोनों जगह इंटेंसिव सब्सटेंस है, लेकिन दोनों जगह में डिफरेंस क्या है? दोनों जगह के डिफरेंस में ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है, आप बोल सकते रिलीफ का डिफरेंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन का डिफरेंस है और सोशियो कल्चरल फैक्टर में डिफरेंस है। बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, अगर इन सब एरियाज में देखें तो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में पैडी डोमिनेशन दिखता है, धान की खेती ज़्यादा होती हुई दिखेगी। लेकिन आप पंजाब की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ पे पैडी की तुलना में वीट का एग्रीकल्चरल डोमिनेशन हमें ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ इसी चीज़ के आधार पर हम लोग दो मेजर कैटेगरी में, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के लेवल पे भी हम इसे दो मेजर पार्ट में या कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या हेडिंग दिया हुआ है? हेडिंग से देखिए आपको मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। वेट पैडी क्यों बताया गया? क्योंकि आपको पता है बच्चे कि जो पैडी है वो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट करता है, चाहे उसे सोविंग की बात करें या फिर उसके जड़ में वाटर लॉगिंग की बात करें तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी ओर इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। पंजाब हरियाणा में देखें तो वहाँ पे भी डोमिनेशन है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, लेकिन वहाँ पे पैडी के अलावा अन्य फसलों का डोमिनेशन पैडी के ऊपर में लाइक वीट का ज़्यादा दिखता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए यहीं पे अब एग्जाम में इसी अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर के एरियाज कि किस एरिया में कौन सा एग्रीकल्चर का टाइप है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव वेट डोमिनेटिंग पैडी है या इंटेंसिव अदर देन पैडी लाइक वीट है। तो आपको एरियाज को भी देखना है मैप में, है ना, उस एग्रीकल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं, इनको भी आपको साथ साथ देखते हुए चलना है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर is characterized by dominance of the rice or paddy crop. Land holdings are very small, लैंड का साइज यहाँ पे छोटा है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जैसे जैसे किसी भी फैमिली का साइज बढ़ता है ना, न्यू जनरेशन्स आते हैं तो एक ही लैंड जो पीस ऑफ लैंड है वो धीरे धीरे करके डिवीजन के द्वारा कई छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट होता जाता है। तो लैंड होल्डिंग का साइज छोटा होता जाता है, लेकिन फैमिली का साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए उस लिमिटेड लैंड से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लेने का एक प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक इंटेंसिव फीचर हमें देखने के लिए मिलता है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। चूंकि यहाँ पे अगर बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अगर इन जगह के आप सोशल डेमोग्राफी को देखें तो यहाँ पे फार्मर्स के पास, पीजेंट्स के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और जितने भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही करते हैं। लेबर्स हायर करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेबर हायर यहाँ पे नहीं देखा जाता क्योंकि उनके पास उतने कैपिटल नहीं है, उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने ओन फैमिली कंजम्पशन के लिए होता है। उसके पीछे ज़्यादातर कमर्शलाइज पर्पस, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, नहीं देखा जाता है। यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ लिमिटेड, मैंने बताया कि लिमिटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। अब देखिए यहाँ पे मैन्योर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। फर्टिलाइजर का यूज़ यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये अलग बात है, फर्टिलाइजर के तुलना में मैन्योर हमारे लैंड के हेल्थ के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो ज़्यादा बेहतर है। फर्टिलाइजर के कारण सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल के हेल्थ में भी एक ड्रास्टिक डिग्रेडेशन आप देख सकते हो वहाँ पे। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर यील्ड, यहाँ पे अगर देखें एग्रीकल्चर देखें, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई होता है, लेकिन
पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है? क्योंकि प्रोडक्शन जितना हो रहा है, लेकिन एक खेत में चूंकि मशीन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मशीन जितना जल्दी काम कर सकता है, ह्यूमन उतना जल्दी काम नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो चूंकि वहाँ पे लेबर से ज़्यादा लगे हुए होते हैं, इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, लेकिन जब उसे नंबर ऑफ लेबर से हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि जो पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे क्या आ जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी। अनदर वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों यहाँ पे पैडी के अलावा दूसरे प्रकार के फसलों का डोमिनेशन दिखता है। तो किसी भी जगह पे किस प्रकार के फसलों की खेती होगी, ये सिर्फ ह्यूमन के अपने ईटिंग पैटर्न से नहीं, उस जगह की ज्योग्राफी, उस जगह का फिजिकल फीचर, उस जगह का सॉयल, क्लाइमेट, वाटर की अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा भी तय होता है कि वो स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल फील्ड और एरिया किस प्रकार के फूड प्रोडक्शन को वो क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा या प्रायोरिटी देगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, soil and some of the other geographical factors, it is not practical to grow paddy in many parts of monsoon Asia। monsoon Asia में अगर इंडिया का पूरा पार्ट या साउथ वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट monsoon एशिया में आता है, इसके साथ ही साउथ एशिया का भी बहुत बड़ा भाग आता है। लेकिन अगर आप साउथ एशिया के अदर पार्ट्स को देखें, जहाँ पे हिली एरिया है, जहाँ पे सॉयल उस टाइप का नहीं है कि वो क्लेई नेचर का हो, या अपने नेचर में या अपने प्रॉपर्टीज़ में वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, स्टैग्नेंट बना सके वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे उस अमाउंट का आप वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रेसिपिटेशन की तरह उतनी बड़े मात्रा में वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे पैडी को थ्रू आउट द ईयर उसकी खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वीट, सोयाबीन। आपको पता होगा बच्चे कि वीट की बात करें तो वीट को थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट चाहिए, वो थोड़े से कम पानी में भी अपने ग्रो को वो क्या कर लेता है, अपने ग्रोथ को वो मैनेज कर लेता है वहाँ पे। लेकिन पैडी के साथ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरघम आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना। अगर नॉर्दर्न चाइना के पार्ट को देखें, अगर आप इस एरिया को देखें, आप इस वाले पार्ट को देखिए जो मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखिए, चाइना के इस पार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं मंचूरिया वगैरह का एरिया। आप पाकिस्तान के इस पार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गुजरात के पार्ट को देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, इंडिया का जो इंटरनल वाला पार्ट है, महाराष्ट्र, एमपी आप देख सकते हैं, वेस्टर्न यूपी देख सकते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की तुलना में ठंडा है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे कम है। तो वहाँ पे हमें पैडी के अलावा अदर क्रॉप्स की भी वहाँ पे हमें एग्रीकल्चरल आप देख सकते हैं ग्रोन ज़्यादा वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान, इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए अगर आप इसको देखें तो जो डार्क कलर्स आप इंडेक्स में चेक कर सकते हैं, क्या दिखा रहा है कि वेट राइस डोमिनेटिंग क्रॉप, और थोड़ा सा जो लाइट कलर से वो क्या है, अदर क्रॉप डोमिनेटेड। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप जापान के इस पूरे पार्ट को देखें, जापान के आइलैंड्स की बात करें तो होन्शू की बात करें, देन क्यूशू की बात करें, शिकोकू की बात करें, तो यहाँ पे हमें पैडी का डोमिनेंस दिखता है। अगर आप कोरियन पेनिनसुला को देखें तो ये पैडी दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे वीट, बार्ली, अदर फसल की भी खेती ज़्यादा है। अब चाइना के बिल्कुल नॉर्थ वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, चूँकि वो लैटिट्यूडनल वैल्यूज़ की इंक्रीज होती जा रही है ग्रेजुअली। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहाँ पे तराइन प्लेन एरिया नहीं है, पैडी जनरली प्लेन एरिया में ज़्यादा प्रेफरेबल एग्रीकल्चरल क्रॉप है। अगर पहाड़ी एरिया की बात करें, अंडुलेटिंग एरिया की बात करें, तो वहाँ पे वीट इजीली ग्रो कर जाता है। और वीट के बारे में और मेज के बारे में कहा भी जाता है वर्ल्ड के लेवल पे कि ये मैक्सिमम लेवल ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन में वीट और मेज लाइक जो फसल हैं, क्रॉप्स हैं, जो सरेल्स हैं, वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। लेकिन पैडी उतना इजीली ग्रो नहीं करेगा, उसे थोड़ी सी गर्मी, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, उसे वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो आपको पढ़ने के साथ साथ, जैसा कि मैं आपको देख रहे वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि पढ़ने के साथ साथ मैं मैप पे भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, या मैप में भी मैं आपको उन सभी एरियाज़ को शेड करते हुए अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट बनाने के साथ साथ मैप पॉइंटिंग और मैप लोकेटिंग, लेबलिंग, इन सभी चीज़ों को भी आपको साथ साथ करना है। मत भूलिए, इस चैप्टर से अच्छे खासे मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं मैप बेस्ड यहाँ पे।
अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए उन्हीं बातों का कंटिन्यूशन होगा। इंडिया के देखें तो पार्ट्स ऑफ इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। Most of the characteristics of this type of agriculture are similar to those dominated by wet paddy except that irrigation is often used। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है बच्चे कि वेट पैडी डोमिनेटिंग और अदर पैडी, तो दोनों में फीचर्स को देख के, सेलियन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के वो लगभग सेम है, बस फसलों के नेचर में, उसके बाद किसी जगह उस जगह के रिलीफ फीचर में, अवेबिलिटी ऑफ वाटर में थोड़ा डिफरेंस दिखता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें वो सबसे पहले उसी एरिया में सक्सेसफुली उसको क्या किया गया था, उसको प्रैक्टिस किया गया था वहाँ पे, या उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पे। तो वेट पैडी डोमिनेटिंग एरिया में इरिगेशन का उतना हमें एक्सटेंसिव यूज़ नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप वीट वाले एरिया या अदर देन वेट पैडी वाले एरिया को देखें तो वहाँ पे हमें इरिगेशन प्रैक्टिस ज़्यादा एक्सटेंसिव दिखती है। The Europeans colonized many parts of the world and they introduced some other forms of agriculture such as plantation, which were mainly profit-oriented large-scale production system। तो अभी हमने इस वीडियो में कौन कौन सी बातें डिस्कस करी कि प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है ना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, और इंटेंसिव में भी दो प्रकार का था कि वेट पैडी एंड अदर देन वेट पैडी यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस डिस्कशन से प्रीमिटिव सबसिस्टेंस के बारे में, झूमिंग के बारे में, वेट पैडी के बारे में, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी मैप आइटम्स हैं उसके बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इन सभी के बारे में वीडियो हम अगले वीडियो में, या इन सभी के बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतनी ही बातें। थैंक